नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, फ़ोटोग्राफ़ी में अच्छी तस्वीर खींचने के लिए सिर्फ अच्छा कैमरा ही नहीं बल्कि एक अच्छी कंपोजिशन भी ज़रूरी होती है। कंपोजिशन के कुछ नियम बहुत पुराने हैं और सदियों से कला और वास्तुकला में इस्तेमाल होते आए हैं। इन नियमों में कई बार आपस में विरोध भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई नई नियम सही या गलत है। यह नियम हमें दिशा दिखाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार इनका पालन किया ही जाए। आप चाहें तो किसी एक नियम का इस्तेमाल करें और कई नियमों को मिलाकर प्रयोग करें, या उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। यह आपकी तस्वीर के मकसद पर निर्भर करता है कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं। इस वीडियो में हमने ऐसे ही कुछ नियम बताए हैं जो शुरुआत करने वालों से लेकर अनुभवी फ़ोटोग्राफर्स तक सबके लिए उपयोगी होते हैं। तो फोटोग्राफी में कंपोजिशन का मतलब होता है किसी तस्वीर के अंदर मौजूद अलग अलग चीज़ों को फ्रेम के अंदर किस तरह से सजाया या रखा जाए, यानी कि जो कुछ भी हम फ़ोटो में दिखाना चाहते हैं वह फ्रेम में कैसे दिखाई दें, कहाँ रखा जाए, यही कंपोजिशन कहलाता है। कोई सख्त नियम नहीं होते बल्कि सजेशंस होते हैं जो फ़ोटो को ज़्यादा आकर्षक और सुंदर बनाने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रूल ऑफ थर्ड्स की। फोटोग्राफी का सबसे आसान और लोकप्रिय कंपोजिशन गाइडलाइन है। भले ही इसका नाम रूल है, लेकिन इसे ज़रूरी नियम नहीं बल्कि एक उपयोगी सजेशन मानिए। इस नियम में हम अपने कैमरा के फ्रेम को 9 बराबर हिस्सों में बांटते हैं, यानी कि 3 भाग ऊपर और 3 भाग नीचे, 3 भाग दाएं और 3 भाग बाएं, मतलब 2 वर्टिकल लाइन और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं। ये कैमरे को 9 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। कई कैमरास में लाइव व्यू पर यह ग्रिड दिखाने का ऑप्शन भी होता है। आप अपने कैमरा के मैनुअल में देख सकते हैं इसे कैसे ऑन किया जाता है। अब बात यह है कि जब आप कोई फ़ोटो खींचें तो अपने मेन सब्जेक्ट को उस ग्रिड की लाइंस के ऊपर, जहाँ लाइंस आपस में कटती हैं, जिसको इंटरसेक्शन पॉइंट्स बोलते हैं, वहाँ पर रखिए। हम अक्सर सब्जेक्ट को फ्रेम के बिल्कुल बीच में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन रूल ऑफ थर्ड का इस्तेमाल करके जब सब्जेक्ट को थोड़ा साइड में रख देते हैं तो फ़ोटो ज़्यादा बैलेंस्ड और इंटरेस्टिंग लगने लगता है। अब इस इमेज में देखिए, हमने मेन सब्जेक्ट को सेंटर में रखा है तो पिक्चर में उतनी खूबसूरती नज़र नहीं आ रही है। वही जब हमने दूसरी इमेज को राइट वर्टिकल लाइन से अलाइन कर दिया है तो पिक्चर में अलग ही खूबसूरती आ गई है। अब तक आपने सीखा कि सब्जेक्ट को फ्रेम के बीच में न रखें, लेकिन कुछ सिचुएशंस में सब्जेक्ट को बिल्कुल सेंटर में रखना भी बहुत अच्छा लगता है, खासकर तब जब सीन सिमेट्रिकल हो, यानी दोनों ओर एक जैसा दिखे। तब सेंटर्ड कंपोजिशन ज़बरदस्त असर डालती है। सेंटर्ड कंपोजिशन एंड सिमेट्री का मतलब ये है कि आर्किटेक्चर, रोड्स, रिफ्लेक्शंस वाले जो सीन्स होते हैं उसमें सिमेट्री का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा होता है। ऐसे मामलों में स्क्वायर फ्रेम भी बेहतर रहता है क्योंकि खुद पूरी तरह से सिमेट्रिकल होता है, और कई बार आप रूल ऑफ थर्ड्स और सिमेट्री दोनों के एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि किसी फ़ोटो में सब्जेक्ट थोड़ा साइड में हो और रिफ्लेक्शन सिमेट्री बनाए, तो सिमेट्री सिर्फ वर्टिकल ही नहीं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। जैसे किसी शांत पानी में दिखती हुई जो परछाइयाँ होती हैं, सुबह या शाम के समय में ऐसे रिफ्लेक्शन ज़्यादा अच्छे मिलते हैं क्योंकि हवा कम होती है और पानी उस समय स्थिर रहता है। अब अगला रूल की बात करें अगर हम, तो इसको है फोरग्राउंड इंटरेस्ट एंड डेप्थ। मतलब फ़ोटोग्राफी में डेप्थ यानी गहराई दिखाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है क्योंकि फ़ोटो 2 डायमेंशनल होती है। लेकिन अगर आप अपने फ्रेम में फोरग्राउंड यानी सामने के हिस्से में कोई इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट शामिल कर देंगे, तो जैसे पत्थर है, पेड़ है, फूल है, कोई नज़दीकी चीज़ है, तो तस्वीर में एक डेप्थ महसूस होने लगती है। ये टेक्निक वाइड एंगल लेंसेज के साथ और भी ज़्यादा असरदार हो जाती है जब कोई चीज़ पास में दिखाई दे और साथ ही बैकग्राउंड में दूर की चीज़ें दिखाई हों, जैसे कि कोई बिल्डिंग है या कोई ब्रिज है, तो फ़ोटो के 3D जैसा लुक मिल जाता है। इसलिए फोरग्राउंड में इंटरेस्ट का कोई शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है। कंपोजिशन को ये और ज़्यादा मजबूत बना देता है। अब अगला रूल हम आपको बताएंगे, इसको फ्रेम विद इन द फ्रेम। फ्रेम विद इन द फ्रेम मतलब
कंपोजिशन टेक्निक ऐसी जिसके अंदर नेचुरल या मैन मेड ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम अपने मेन सब्जेक्ट को एक फ्रेम के अंदर दिखाते हैं, जैसे कि कोई खिड़की, दरवाजे, आर्क, पेड़ की शाखाएं या दीवार की कोई झर्री हो। इसमें फ़ोटो में डेप्थ यानी गहराई का एहसास बढ़ता है और दर्शक की नज़र सीधी सब्जेक्ट पर जाती है। ज़रूरी नहीं कि ये फ्रेम पूरी तस्वीर को कवर करे, बस थोड़े हिस्से को भी कवर करने से एक इफेक्ट आ जाता है। ख़ासकर सुबह सुबह जब भी सीन शांत हो तब इस तरह की फ्रेमिंग एलिमेंट्स ढूंढना आसान हो जाता है। ये तरीका आपके शॉट्स को और भी क्रिएटिव और इम्पैक्टफुल बनाता है। अब इसके बाद का जो रूल हम बात करेंगे वो है लीडिंग लाइंस। लीडिंग लाइंस एक पावरफुल कंपोजिशन टेक्निक होती है जिसमें कि फ़ोटो के अंदर लाइंस का इस्तेमाल व्यूअर की नज़र को गाइड करने के लिए किया जाता है। ये लाइंस किसी रोड, पाथ, रेलिंग, दीवार या ज़मीन के पैटर्न के भी हो सकते हैं। इनका काम होता है कि दर्शक की नज़र को फ़ोटो के मेन सब्जेक्ट तक पहुंचाना। जैसे अगर कोई सड़क एफिल टावर की ओर जा रही हो तो वो अपने आप व्यूअर की नज़र जो है वो टावर की तरफ ले जाएगी। ये लाइन सीधी भी हो सकती हैं और घुमावदार भी हो सकती हैं। घुमावदार लाइन भी फ़ोटो को सुंदर और आकर्षक बनाती हैं। इस तरह की लाइंस को सही तरह से यूज़ करके आप रूल को थर्ड ऑफ समरी के साथ में, सिमेट्री के साथ में भी इंटरेस्टिंग कंपोजिशन बना सकते हैं। नेक्स्ट है डायगोनल्स एंड ट्रायंगल्स। डायगोनल्स और ट्रायंगल्स फ़ोटो में एनर्जी और एक्साइटमेंट लाने का ज़बरदस्त तरीका है। जब फ़ोटो में सीधी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस होती हैं तो सीन स्टेबल लगता है, लेकिन जब हम टिल्टेड यानी कि डायगोनल्स या ट्रायंगल शेप ऐड कर देते हैं तो फ़ोटो में एक थोड़ा सा डायनामिक टेंशन पैदा हो जाता है। मतलब कि सीन थोड़ा सा ड्रामेटिक, इंटरेस्टिंग और आई कैचिंग बन जाते हैं। ट्रायंगल्स असली शेप वाले भी हो सकते हैं, जैसे कि ब्रिज हो गया या छत हो गई या किसी तरह का कोई साइन है, या फिर इम्प्लाइड ट्रायंगल्स। लेकिन 3 पॉइंट्स व्यूअर के दिमाग में ट्रायंगल बना देते हैं। जब डायगोनल्स अलग अलग डायरेक्शंस में जाती हैं तो फ़ोटो और भी एनर्जेटिक लगता है। अब आप इस टेक्निक को लीडिंग लाइंस के साथ साथ कंबाइन करके भी पावरफुल कंपोजिशन बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पैटर्न्स एंड टेक्सचर्स। पैटर्न्स और टेक्सचर फोटोग्राफी में आँखों को आकर्षित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व हैं। इंसान स्वभाव से ही दोहराव वाले पैटर्न्स की ओर आकर्षित होता है क्योंकि वह दृश्य में सामंजस्य और सुंदरता का एहसास कराते हैं। ये पैटर्न्स प्राकृतिक भी हो सकते हैं, जैसे कि फूल की पंखुड़ियाँ हैं, या मैन मेड जैसे कि कोई बिल्डिंग की मीनारें हैं, या उसके जो प्रोफाइल्स कट वगैरह होते हैं किसी बिल्डिंग के ऊपर, या किसी फोर्ट के जो गुंबद हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और टेक्सचर्स यानी सतह की बनावट थोड़ी सी अनियमित होते हुए भी फ़ोटो में गहराई और दिलचस्पी जोड़ते हैं। रोशनी और छाया के खेल में और भी प्रभावशाली लगते हैं। कई बार एक ही फ़ोटो में पैटर्न, टेक्सचर और फ्रेम विद इन अ फ्रेम तीनों का ही उपयोग करके भी पिक्चर को बैलेंस और आकर्षक कंपोजिशन में तैयार किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ ब्रेक द पैटर्न। कई बार फोटोग्राफी में पैटर्न का सबसे अच्छा उपयोग तब होता है जब आप उसको तोड़ते हैं, यानी जब एक जैसा दोहराव चल रहा हो और अचानक उसमें कुछ अलग हो तो वही चीज़ दर्शक का फिर ध्यान खींचती हैं। जैसे कि बहुत सारी मोमबत्तियाँ जल रही हैं, एक जैसी हैं, और उनके बीच में अगर आप एक लाल रंग की मोमबत्ती रख दीजिए तो सबसे ज़्यादा उभर कर दिखेगी। इसे ब्रेक द पैटर्न कहा जाता है। इस तरह का कंट्रास्ट फ़ोटो को और भी दिलचस्प बना देता है और आप चाहें तो इसे रूल ऑफ थर्ड के साथ मिलाकर और बेहतर बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ फिल द फ्रेम। फिल द फ्रेम एक ऐसी कंपोजिशन टेक्निक है जिसमें आप अपने सब्जेक्ट को इतने पास से शूट करते हैं कि फ्रेम उसी से भर जाता है और उसके चारों तरफ बहुत कम या कोई खाली जगह बच जाता है। इसका फ़ायदा यह होता है कि दर्शक का पूरा ध्यान जो है सिर्फ मुख्य सब्जेक्ट पर जाता है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता। जब आप सब्जेक्ट के बहुत पास से फ़ोटो लेते हैं तो कई बार उसका कुछ हिस्सा फ्रेम के बाहर भी हो जाता है, लेकिन इससे तस्वीर और भी दिलचस्प और अलग बन सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप किसी एनिमल के चेहरे को बहुत नज़दीक से फ़ोटो खींचते हैं जिससे उसकी आँखें और बालों की बनावट बहुत शार्प दिखाई देने लगती है।
ऐसे ही किसी बिल्डिंग का फ्रंटल व्यू आप पास से लेकर उसकी बारीक आर्किटेक्चर को दिखाना भी फिल द फ्रेम टेक्निक का बहुत अच्छा उदाहरण बन जाता है। इससे दर्शक छोटे छोटे डिटेल्स को आसानी से देख सकते हैं कि उस पूरी बिल्डिंग में कितनी बारीकी से उसको बनाया गया है, या किसी जो एनिमल है उसके चेहरे के या उसके जो चेहरे के जो रोए होते हैं, फेस पे जो हल्के हल्के स्पॉट्स होते हैं, बाल होते हैं, वो सारी डिटेलिंग आपको फ्रेम में नज़र आने लगती है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ लीव नेगेटिव स्पेस। लीव नेगेटिव स्पेस का मतलब ये है कि अपने मुख्य सब्जेक्ट के चारों ओर जानबूझकर खाली जगह छोड़ना। ये तकनीक फिल द फ्रेम से बिल्कुल उल्टी है, लेकिन कई बार ये भी उतनी ही प्रभावशाली होती हैं। जब फ़ोटो में बहुत सारा खाली आसमान, पानी या धुंध और सब्जेक्ट एक कोने में या छोटे में हिस्से में हो तो वो बहुत सुंदर, शांत और मिनिमलिस्ट महसूस होता है। इससे दर्शक को ध्यान सीधे सब्जेक्ट पर जाता है, उसे सांस लेने की थोड़ी सी जगह मिलती है। अगर एक मूर्ति के चारों तरफ सिर्फ नीला आसमान हो और एक पेड़ के आसपास सिर्फ धुंध, तो वो सिंप्लिसिटी दर्शाता है और फोटो में शांति और गहराई लाता है। इसे आप रूल ऑफ थर्ड के साथ मिलाकर और असरदार बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज यूज़ ब्लैक एंड वाइट। एक ज़माना था जब ब्लैक एंड वाइट ही फ़ोटोग्राफी होती थी, लेकिन ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी को हम लोग थोड़ा सा भूल चुके हैं। लेकिन ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी सादगी का एक असरदार तरीका होता है। कई बार किसी फ़ोटो को ब्लैक एंड वाइट में बदलना उसकी कंपोजिशन को और बेहतर बना देता है। दरअसल रंग कभी कभी ध्यान भटका देते हैं, लेकिन जब रंग हटा दिए जाते हैं तो हमारी नज़र सीधा टेक्सचर यानी कि उसके बनावट, उसकी लाइटिंग और उसके शेप पर जाती है। एक तस्वीर को ले, उस फ़ोटो के दोपहर की तीखी रोशनी थी जो आम तौर पर लैंडस्केप फ़ोटोग्राफी के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन जब उस फ़ोटो का ब्लैक एंड वाइट में बदला गया तो वहीं कड़ी रोशनी पेड़, घास, चट्टानों और आसमान के बनावट को उभारने लगी। अब रंग नहीं होने की वजह से पेड़ की बोल्ड आकृति साफ दिखाई देती है और आसमान के बादल भी ज़्यादा ड्रामेटिक लगते हैं। रंगों की मौजूदगी में शायद सब छिप गया था। तो हर तस्वीर ब्लैक एंड वाइट में अच्छी नहीं लगती, लेकिन कुछ फ़ोटो में बदलाव बहुत गहरा असर डाल सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ आइसोलेट द सब्जेक्ट। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड विषय को अलग से दिखाने का आसान तरीका है ये। हम जब किसी फ़ोटो में अपने मेन सब्जेक्ट को साफ दिखाना चाहते हैं तो पीछे की चीज़ों को धुंधला करना चाहते हैं, तब शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत काम आता है। इसके लिए हमें कैमरे का अपर्चर यानी f नंबर कम यानी वाइड रखना होता है, जैसे f2.8 या f1.8, जिससे बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है और ध्यान सिर्फ हमारा मुख्य सब्जेक्ट पर आता है। यह तरीका खास तौर पे पोर्ट्रेट फ़ोटो में बहुत उपयोगी होता है। बैकग्राउंड को ब्लर करो, सब्जेक्ट को उभारो, यही है शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड का कमाल। तो जब भी आपको किसी सब्जेक्ट को खाली उभार के दिखाना हो तो आप वहाँ पर बैकग्राउंड को बिल्कुल ब्लर कर दीजिए। व्यूअर की निगाह अपने आप सीधे आपके मेन सब्जेक्ट पर ही जाएगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ शूट फ्रॉम बिलो। शूट फ्रॉम बिलो मतलब अधिकतर लोग फ़ोटो सिर की ऊंचाई से ही खींचते हैं, लेकिन अगर आप कभी नीचे झुककर या ऊपर से फ़ोटो लें तो नज़रिया बदल जाता है, फ़ोटो ज़्यादा दिलचस्प लगने लगती है। जैसे कि ये एफिल टावर का फ़ोटो नीचे से ऊपर की ओर खींचा गया है। इसमें सिमेट्रिकल डिज़ाइन था, इसलिए इसको सेंटर्ड कंपोजिशन अपनाया गया है एक तरह से। तो इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक जो है एक जैसी फ़ोटो मिली है। तो अगर आपको अपने पिक्चर्स में थोड़ा सा और ड्रामेटिक लुक लाना है तो थोड़े नए एंगल्स बढ़ाइए तो नई कहानी बनेगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ शूट फ्रॉम अबव। मतलब अभी हम बात कर रहे थे नीचे से फ़ोटो खींचने की, अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा ऊंचाई से फ़ोटो खींचिए। तो ऊंचाई से फ़ोटो लेना एक और असरदार नज़रिया होता है। किसी नई जगह जाकर ऊंचाई से फ़ोटो लेना एक शानदार तरीका है माहौल को अलग ढंग से दिखाने का। ज़्यादातर शहरों में कोई ना कोई ऊंची जगह होती है। अगर आप किसी भी जगह घूमने गए हैं, किसी भी स्पॉट पे गए हैं, वहाँ आपको कोई ना कोई एक हाईएस्ट पॉइंट मिल जाएगा, जैसे कि कोई टावर होगा या कोई ऊंची बिल्डिंग होगी जहाँ से आपको नीचे का पूरा पर्सपेक्टिव व्यू दिखाई देता हो। तो ऊपर से ली गई फ़ोटो को बर्ड आई व्यू भी कहा जाता है। इस दृश्य में गहराई और डिटेल्स दोनों आता है।
अगर ट्राइपॉड ले जाना चाहें तो पहले से जानकारी कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको परमिशन है या नहीं है। लेकिन अगर आप ट्राइपॉड पे ले जाके खींच रहे हैं तो और अच्छा रहेगा। जैसे कि मार्केट की फ़ोटो लेने के लिए आप किसी 300-400 सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं, ये मेहनत भले ही ज़्यादा हो, लेकिन ऊंचाई से मिला हुआ नज़ारा जब होता है ना तो एक ख़ास बन जाता है। नाउ अगला पॉइंट है रूल ऑफ स्पेस। रूल ऑफ स्पेस मतलब दिशा को जगह देना जरूरी है। रूल ऑफ स्पेस कहता है कि अगर कोई चीज़ फ़ोटो में किसी दिशा में दिखी जा रही है या चल रही हो तो उस दिशा में खाली जगह छोड़ दीजिए। इससे फ़ोटो में और ज़्यादा बैलेंस नज़र आता है, दर्शक की नज़र को एक डायरेक्शन मिल जाता है। जैसे अगर कोई नाव दाहिने तरफ जा रही हो तो उसके आगे थोड़ा सा दाईं तरफ आप जगह छोड़ दीजिए, जैसे लगता है कि नाव उसी तरफ बढ़ रही है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति की फ़ोटो लेते समय अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देख रहा है तो उस फ्रेम के अंदर की ओर देखता दिखाना चाहिए, तो बाहर की ओर देखना दिखेगा, जबकि आप उसके जहाँ वो देख रहा है वहाँ आप थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे तो आपको वो हमेशा देखता हुआ नज़र आएगा कि वो किस दिशा में क्या देखना चाह रहा है। उसी तरह से स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में भी यह नियम काम आता है। जैसे कि जब एक खिलाड़ी फुटबॉल को किक कर रहा हो तो आपकी जो बॉल है जिस दिशा में जा रही हो उस ओर थोड़ा सा खाली स्पेस छोड़ दीजिए, ताकि देखने वालों के समझ में आए कि मेरी बॉल जो है किक होके किस तरफ जाएगी। तो उसमें अगर किक की डायरेक्शन में अगर आपको ग्राउंड का पूरा अगर स्पेस देखने को मिल जाए कि ग्राउंड इतना बड़ा है, वहाँ इतने सारे लोग अक्रॉस द बाउंड्री बैठे हुए हैं, तो एक अलग ही एक फ़ोटो में लुक देगी कि मेरी बॉल जो है अब इसमें गोल पोस्ट की तरफ जाने वाली है या किस डायरेक्शन में जाने वाली है। तो दिशा को समझें और फ्रेम में स्पेस दें, फ़ोटो ज़्यादा बैलेंस्ड और अट्रैक्टिव लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बैलेंस एलिमेंट्स इन द सीन। बैलेंस इन कंपोजिशन मतलब दृश्य में संतुलन बनाए रखना। जब हम रूल ऑफ थर्ड के अनुसार किसी विषय को एक तरफ रखते हैं तो दूसरी तरफ फ्रेम खाली सा लग सकता है। तो इसे बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ भी कोई छोटा या कम मतलब इम्पॉर्टेंट आइटम जोड़ सकते हैं। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति की फ़ोटो ले रहे हैं, व्यक्ति को आपने रूल ऑफ थर्ड की तरह किसी एक वर्टिकल लाइन के साथ में अलाइन किया है और आपको लग रहा है कि दूसरी तरफ का स्पेस खाली दिख रहा है, तो उस खाली जगह पे अगर कोई लैंप पोस्ट हो जाए या इस तरह का कोई भी ऐसा आइटम जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स का काम कर सकता हो, तो ऐसी चीज़ों को अगर आप जोड़ देंगे तो पिक्चर में ज़्यादा इफेक्टिवनेस आ जाएगी। जैसे कि इस पेरिस के पॉन्ट अलेक्जेंडर पुल का एक फ़ोटो है जिसमें सुंदर लैंप पोस्ट है और दाईं तरफ दूसरे में एफिल टावर दिखता है। इसी प्रकार जैसे कि आप किसी बहुत अच्छी बिल्डिंग का फ़ोटो खींच रहे हैं और आपने अपनी एक तरफ को लिया हुआ है और दूसरी तरफ अगर जगह खाली है तो वहाँ पे आप कोई एक आर्क ढूंढ लीजिए, या कोई अगर फाउंटेन का फ़ोटो है या उसके आसपास ऐसा कोई भी आइटम है जो कि उस पिक्चर के अंदर एक कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट पैदा कर सकता हो, तो उसको आप अपने फ़ोटो के अंदर डाल सकते हैं। तो ये कभी कभी नेगेटिव स्पेस या थर्ड रूल ऑफ ऑड जैसे नियमों के खिलाफ लग सकता है, लेकिन सभी नियम हर फ़ोटो पर लागू नहीं होता है। क्रिएटिविटी में एक्सपेरिमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ लेयर इन द फ्रेम। लेयर इन द फ्रेम मतलब पिक्चर में डेप्थ लाने का आसान तरीका होता है। तो फ़ोटो में अगर आपको डेप्थ दिखाने का ज़रूरत महसूस हो रहा है तो अलग अलग दूरी पर चीज़ों को अलग लेयर में रखिए। जैसे मान लीजिए एक चीज़ आपके बिल्कुल सामने है, दूसरी बीच में हो, तीसरी बहुत चीज़ है, मतलब फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड और बैकग्राउंड, ये तीनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन से जब कोई पिक्चर बनती है तो उसमें इस पिक्चर को लेयर्स ऑफ बैकग्राउंड बोलते हैं। फिर कंपोजिशन का एक नियम ये भी है कि भले ही आप किसी आर्किटेक्चरल चीज़ों का फ़ोटो खींच रहे हों या कोई भी ऐसी चीज़ों का फ़ोटो खींच रहे हो जहाँ पे कि ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप एक उसमें इंसान की फ़ोटो ज़रूर ऐड करिए किसी भी मॉन्यूमेंट की या किसी भी चीज़ की पिक्चर लेने में। तो ह्यूमन इंटरेस्ट जब आप तस्वीर में ऐड करते हैं तो क्या होता है कि न सिर्फ उस पिक्चर को दिलचस्प बनाता है बल्कि उस पिक्चर को स्केल देता है। मान लीजिए कि आपने किसी बिल्डिंग का फ़ोटो खींचा है तो किसी देखने वाले को ये समझ में नहीं आएगा
कि उसकी हाइट कितनी है, लेकिन उसके साथ में अगर एक ह्यूमन पिक्चर भी रहेगी साथ में किसी की, तो वो उस पिक्चर को एक आकार दे देगी, देखने वाले को समझ में आएगा कि ये पिक्चर मेरी जिस भी बिल्डिंग की है या जिस भी मॉन्यूमेंट की है उसकी टोटल हाइट क्या होगी। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी कोई किसी चीज़ का ऐड आता है, जैसे किसी कार का ऐड आता है या इवन किसी मशीन का ही दिखाना होता है, तो साथ में एक इंसान को ज़रूर खड़ा कर देते हैं ताकि आपको ये अप्रिशिएट होता रहे कि एक आदमी के कंपैरिजन में इस चीज़ की हाइट कितनी है, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि हालांकि उसमें उस पर डायमेंशन नहीं दिए हैं, फिर भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आदमी की एक एवरेज हाइट जैसे कि 5 फुट 10 इंच होती है, तो मेरे इस वाले आइटम की हाइट जो है टोटल 15 फीट है, 20 फीट है, 25 फीट है, जो भी हो आप एक अप्रिशिएट उस चीज़ को कर सकते हैं। अगला पॉइंट है वेट फॉर द डिसिसिव मोमेंट, मतलब आप सही पल में क्लिक करना एक बहुत बड़ी आर्ट होती है। मान लीजिए कि आपको मालूम है कि इस समय में यहाँ पर यह सीन क्रिएट होता है, यहाँ पे इस चीज़ होने वाली है या ऐसा कुछ भी होगा, तो पिक्चर में ज़्यादा क्रिएटिव लगेगा। मान लीजिए कि एक स्कूल का गेट आप फ़ोटो खींच रहे हैं, लेकिन जैसे ही स्कूल की घंटी बजती है और जो बच्चे दौड़ के अचानक गेट से बाहर निकलते हैं, तो उस समय खींचा हुआ फ़ोटो और एक खाली गेट का फ़ोटो स्कूल बिल्डिंग का, दोनों में बहुत फ़र्क आता है। उसी तरह से अगर मान लीजिए आप किसी ब्रिज की फ़ोटो खींच रहे हैं, उसके ऊपर से थोड़ी देर बाद अगर आपको मालूम है कि उसके ऊपर से घोड़े दौड़ते हुए जाने वाले हैं, तो अगर आप खाली ब्रिज का फ़ोटो खींचेंगे या उसके ऊपर दौड़ते हुए घोड़ों का फ़ोटो खींचेंगे, तो दोनों में आपको बहुत अंतर नज़र आएगा। तो इसीलिए अगर आपको कभी भी ऐसा कोई फ़ोटो मालूम हो कि वहाँ पे कोई एक्टिविटी होने वाली है, तो आप उस एक्टिविटी का वेट कीजिए। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, कभी आप नदी किनारे जाइए, ख़ासतौर पर जैसे बनारस के जो गंगा घाट हैं, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो है पानी में छलांग लगाते हैं। आप वहाँ खड़े हो जाइए अपना कैमरा लेकर और वेट करिए। वो जो गंगा घाट के किनारे ऊंचे ऊंचे टावर जैसे बने हुए हैं और उसके ऊपर से जब बच्चे छलांग मारते हैं और जैसे ही उन्होंने डाइव मारा पानी के अंदर, उस समय जब अगर आप फ़ोटो खींचेंगे, साथ में गंगा नदी दिखाई दे रही है, पूरा घाट दिखाई दे रहा है, हो सकता है दूर से सनराइज़ होता हुआ भी नज़र आ रहा हो, तो इस तरह की जो इमेजेस आती है ना, वो अनकम्पेरेबल होती हैं। तो हमेशा जब भी आप फ़ोटो खींचें तो एक डिसिसिव मोमेंट का इंतज़ार ज़रूर करें कि मुझे किस समय शटर दबाना है। अब बात आती है कंपोजिशन टिप्स का अभ्यास। एक साथ ही कई नियम आप अडॉप्ट कर सकते हैं। एक ही फ़ोटो में आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपोजिशन टेक्निक का इस्तेमाल करना भी पूरी तरह से पॉसिबल है। जैसे कि मान लो आपको रूल ऑफ थर्ड है, आपको रूल ऑफ ऑड्स है, फ्रेम विद इन द फ्रेम है, ये सारी चीज़ें आप चाहें तो एक फ़ोटो में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जिसकी फ़ोटो खींच रहे हैं, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, उसको आप रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से साइड में एक किसी वर्टिकल लाइन से अलाइन कर दीजिए। उसके बाद अगर मान लीजिए आप किसी फोर्ट के गेट पे खड़े हैं, तो फोर्ट का जो सर्कुलर आर्क होता है, उसके अंदर से आप देखेंगे तो पीछे दूर तक दूसरा फोर्ट भी नज़र आएगा, दूसरी कोई दीवार नज़र आएगी, उसको भी अपनी इमेज में ले लीजिए। और उसके बाद जो उसके सामने का जो पैसेज होता है, उसको भी अपने फ्रेम में कवर करेंगे। तो ये तीनों रूल्स एक साथ एक फ़ोटो में ऐड होके आपकी पूरी पिक्चर को बहुत ज़्यादा आकर्षक बना देंगे। हालांकि एक साथ सारे नियम याद करना मुश्किल होता है, इसलिए याद कुछ मत करिए, सिर्फ प्रैक्टिस करिए। मुश्किल इसलिए है कि मतलब हर बार आपको सारे नियम तो याद में नहीं आएंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जब भी आप फोटोग्राफी करते समय एक दो नियमों पर तो ध्यान दे ही सकते हैं। जैसे कि मान लो किसी एक शूटिंग करने का, वहाँ पे फ्रेम विद इन द फ्रेम ढूंढने की कोशिश करिए, रूल ऑफ थर्ड अडॉप्ट करने की कोशिश करिए, अलाइन जो आपकी लाइन्स हैं उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। इस तरह से बिना सोचे समझे भी आप उन्हें अपने आप आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, आप उसको अडॉप्ट करने लगेंगे। और कई बार आप खुद नहीं जानते कि आपने कौन सा रूल अडॉप्ट कर लिया, लेकिन फिर भी आपकी पिक्चर अच्छी आ जाती है। तो इसीलिए जितने भी नियम आपने पढ़े हैं, अभी जितने देखे हैं, उसको अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। क्रिएटिविटी को भी खुला छोड़ दीजिए। मतलब ऐसा नहीं आप अपने दिमाग के ऊपर किसी तरह का लोड मत डालिए कि मुझे सारी
क्रिएटिविटी अडॉप्ट करनी है, इनको आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपके आदत में अपने आप आ जाएगा। आप जैसे ही कैमरा उठाएंगे सबसे पहले आपको रूल ऑफ थर्ड दिखेगा। उसके बाद जैसे ही आप कोई सामने सुंदर बिल्डिंग देखेंगे, आपको फ्रेम विद इन द फ्रेम अपने आप दिमाग में पैदा होगा कि अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ खड़ा करता हूँ या मैं इस आर्क के अंदर से सामने वाले फोर्ट का फ़ोटो खींचता हूँ तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छी क्रिएटिविटी के साथ आएगा। तो ये सब चीज़ आप प्रैक्टिस करते रहिए और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी फ़ोटोग्राफ़ी एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगी। इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए न तो आपको कोई स्पेशल कैमरा चाहिए, न आपको कोई स्पेशल लेंस चाहिए। इवन अगर कुछ नहीं हो तो आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि जितने भी कैमरे या जितने भी मोबाइल सेट रहते हैं सब में आपकी ग्रिड लाइन निकालने का एक ऑप्शन दिया रहता है। तो ये एक अच्छी हैबिट होगी कि आप अपने कैमरे को ग्रिड लाइन में या अपने मोबाइल की स्क्रीन को ग्रिड लाइन में डिवाइड कर दीजिए। तो जब भी आप फ़ोटो खींचेंगे आपको हमेशा अपने सब्जेक्ट को उस तरह से फ्रेमिंग करने में आसानी आएगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारा ये कंपोजिशन का जो चैप्टर है अच्छा लगा होगा। इसको अपने लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करिए और इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, आपको कुछ भी हमसे पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। बस मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपके फ़ोटोग्राफी का लेवल हर दिन एक ऊंचाइयों तक अपने आप पहुंचाना शुरू कर देगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।